वेलकम टू लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास में आप सभी लिसनर्स और व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन 18 ऑफ बीएनएस की कंप्लीट कर ली थी, जिसको हमने आईपीसी के साथ कंपेयर करके पढ़ा था। उससे आगे की सेक्शन जो है सेक्शंस 19, सेक्शंस 20, 21, 22 एंड 23 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 की सेक्शन 19, 20, 21, 22 और 23 को आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। और जैसा कि जो पुराना लॉ है जिसके साथ हम कंपेयर करके पढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं कि क्या चेंज है, क्या नया है, क्या डिफरेंस आया है नए लॉ में पुराने लॉ से, वो भी बताते चलते हैं। तो आज जो हम डेफिनेशंस की बात करेंगे उसमें सबसे पहले डेफिनेशंस हमारी मीन की बात होगी। पुरुष, जी हाँ, कि पुरुष कौन होता है, मतलब हमारी आईपीसी पुरुष को क्या बताती थी, कौन पुरुष होगा। हमारा बीएनएस पुरुष को क्या बताएगा, मंथ एंड ईयर। मंथ और ईयर का मतलब आईपीसी में क्या लगाया जाएगा, अगर कहीं मंथ और ईयर लिखा है तो क्या मतलब समझा जाएगा। वैसे ही मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होगी, जंगम संपत्ति क्या होगी। नंबर्स की बात करेंगे कि नंबर्स का मतलब क्या निकलेगा, ऑथ क्या होती है। इन सारी चीजों को आज के इस लेक्चर के अंदर हम विद एग्जांपल के साथ समझेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं बगैर किसी देरी के। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे अपने मेंस, ये भाई साहब की, आदमी की, पुरुष की। अब नॉर्मल भाषा में आप पुरुष का मतलब क्या समझते हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें लॉ के अकॉर्डिंग समझ कि लॉ ने एक पुरुष को क्या बताया। तो पहली चीज जो हमें याद रखनी है वो ये कि मैन, पुरुष, यानी उसको सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 ऑफ बीएनएस में डिफाइन किया गया है। पहला क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि मेन को कहां डिफाइन करा गया है बीएनएस में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 के अंदर, और ये आईपीसी में सेक्शन 10 में डिफाइन होता था। पहले सेक्शन 10 में डिफाइन होता था। अब जो चेंज है मैं आपको बता देता हूं। पहले जो सेक्शन आईपीसी की 10 थी, जो आज की सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 बीएनएस है, इसमें केवल मैन की डेफिनेशन को डिफाइन करा है। मतलब नए लॉ के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 है, उसमें मैन को डिफाइन करा गया है, जबकि पुराना लॉ जो था आईपीसी उसमें सेक्शन 10 के अंदर ही मैन और वुमन दोनों को डिफाइन कर दिया। तो अब इन्होंने क्या कर दिया, वुमन के लिए भी एक अलग सबसेक्शन दे दिया है। इतना सा चेंज है, बाकी कुछ भी डेफिनेशन के अंदर चेंज नहीं है। बस ये है कि मैन और वुमेन को एक जगह लिखा हुआ था, अब इन्होंने क्या कर दिया, नए लॉ में अलग अलग लिख दिया, क्योंकि इन्होंने सीक्वेंस फॉलो करा है। जिस हिसाब से एम आएगा, एम के बाद एन आएगा, तो उसी हिसाब से डब्ल्यू का जब जहां नंबर है उसके हिसाब से डब्ल्यू को ऐड कर दिया। तो मैन की डेफिनेशन समझ लेते हैं बगैर किसी देरी के। मैन मींस मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। अब इसको समझने से पहले मैं आपको एक बात और बता, मेरे से कई बच्चों ने कहा था कि सर अगर हिंदी का भी अगर वर्जन आप डाल दे तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो। तो मैंने आज कोशिश की है हिंदी में आपके लिए लिखने की। मनुष्य का अर्थ है किसी भी आयु का पुरुष मानव। सिंपल थिंग अगर मैं बताऊं, आईपीसी में अगर मैन लिखा है तो मैन का मतलब आप क्या समझोगे। मैन का मतलब यहां पर ह्यूमन बीइंग से समझा जाएगा, मतलब किसी मानव नर से समझा जाएगा, और वो मानव नर किसी भी एज का हो सकता है, मतलब 1 to so and so, जब तक वो जिंदा रहता है तब तक की एज का। मतलब किसी सेक्शन में मैं अगर एग्जांपल से समझाऊं कि किसी सेक्शन में लिखा है कि मैन शुड बी पनिश फॉर दिस ऑफेंस, मतलब एक मैन को पनिश किया जाएगा इस ऑफेंस के लिए, तो मैन का मतलब क्या होगा वहां, तो वो किसी भी एज का व्यक्ति हो सकता है।
तो मेरा मतलब जो यहाँ पे मैन की डेफिनेशन समझाने का मतलब था वो यही था कि वो बंदा किसी भी एज का हो सकता है। ह्यूमन बीइंग से मतलब है मैन का, मतलब वो मानव नर होना चाहिए, कोई और नहीं। ये हमारी बताती है आईपीसी। सिंपल सी डेफिनेशन, मैन मतलब मेल ह्यूमन बीइंग, फीमेल ह्यूमन बीइंग नहीं, मेल ह्यूमन बीइंग, मतलब मेल ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, फीमेल ह्यूमन बीइंग भी नहीं चलेगा, ट्रांसजेंडर ह्यूमन बीइंग भी नहीं चलेगा। मेल का मतलब मेल ह्यूमन बीइंग, मैन का मतलब मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, मतलब किसी का एज से लेके 1 से लेके 100। मान लो किसी की एज अगर 95 साल है, उसे भी हम इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या मानेंगे, मैन मानेंगे। मान लो किसी की 2 साल एज है, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से उसे हम क्या मानेंगे, मैन मानेंगे। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो मंथ ईयर पढ़ने वाले हैं, या मंथ और ईयर की डेफिनेशन, यानी मास और बर्थ की डेफिनेशन पढ़। तो पहली चीज जो आपको याद रखनी यही कि 2 सबसेक्शन 20 के अंदर आपके मास और बर्थ यानी मंथ एंड ईयर को डिफाइन किया गया, और जो आईपीसी के अंदर डिफाइन था वो सेक्शन 49 के अंदर डिफाइन था। मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि मास और ईयर, मास और बर्थ की डेफिनेशन हमें कहां देखने को मिलती है, तो आईपीसी की बात करी जाए तो सेक्शन 49, और नए लॉ बीएनएस की बात करी जाए तो 2 सबसेक्शन 20। तो हमें तो अब यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद करना, क्योंकि ये कुछ ही दिन पूछी जाएगी, और 2-3 साल मान लो पूछा जाएगा, इसके बाद तो हमें प्रैक्टिकली हो चाहे किसी एग्जाम की बात हो, सब जगह तो यही 2 सबसेक्शन 20 याद रखनी। तो हेडिंग में क्या चेंज है तो मैं आपको बता दूं, जो आईपीसी के अंदर हेडिंग थी वो ईयर एंड मंथ लिखा हुआ था, मतलब पहले साल फिर महीना। अब इन्होंने नए लॉ के अंदर किया, वो कहते हैं पहले मंथ फिर साल आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है बहुत ज्यादा उससे। ठीक है, समझने वाली बात है कि चलो जी मंथ पहले आएगा फिर ईयर आएगा। ब्रिटिशर्स जो लॉ उस टाइम पहले बना था आईपीसी, वो कहते थे चलो पहले ईयर आएगा फिर मंथ आएंगे, वॉट जो भी है, हमें इसमें नहीं पढ़ना है बहुत ज्यादा, और इसका कोई मतलब भी नहीं है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसके पीछे का क्या लॉजिक है। मेरे हिसाब से तो जो लॉजिक है वो यही है कि मंथ देन ईयर, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो इन्होंने वर्ड यूज करा है उसमें पहले मंथ ही आता है फिर ईयर आता है, तो मे भी हो सकता है एक लॉजिक वो भी हो। तो एक चीज जो आपको याद रखनी थी वो बता दी मैंने। अब मंथ और ईयर का मतलब क्या होगा वो लॉ के अकॉर्डिंग, वेन एवर वेयर एवर सॉरी वेयर एवर द वर्ड मंथ और द वर्ड ईयर इज यूज्ड, जहां कहीं भी चाहे वो मंथ का शब्द यूज होता हो या ईयर शब्द यूज होता हो, वहां क्या मतलब समझा जाएगा इसका। मान लो किसी सेक्शन के अंदर मंथ लिखा है तो मंथ का मतलब क्या समझा जाएगा, उस मंथ शब्द का मतलब क्या समझा जाएगा। मान लो कहीं हमारे आईपीसी के किसी सेक्शन के अंदर वर्ड लिखा हुआ है, तो वर्ड ईयर लिखा है तो वर्ड ईयर का मतलब क्या समझा जाएगा। तो ये बताया, इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट द मंथ और द ईयर इज टू बी रिकॉग्नाइज अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो इसका मतलब वही समझा जाएगा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमें समझाया गया है, जिसके रिकॉर्डिंग हमें बताया गया। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अंदर अंतर्गत मंथ का जो मतलब होता होगा, ईयर का जो मतलब होता होगा, वही इसके अकॉर्डिंग समझा जाए। जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक साल के अंदर 12 महीने होते, तो यहाँ पे 12 महीने समझे जाएंगे। फर्स्ट मंथ जो होता है वो जनवरी का होता है, तो यहाँ पे जनवरी समझा जाएगा। अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर में ये मंथ इतने दिन का होता है, मान लो फरवरी 28 का होता है, लीप ईयर में 29 का होता है, तो उतना ही समझा जाएगा। अब इन्होंने जो चेंज करा है वो पुराने लॉ से वो ये था, पहले ब्रिटिश कैलेंडर था, अब उसकी जगह ग्रेगोरियन कैलेंडर किया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन एक जायज से आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने चेंज करा है तो एक क्वेश्चन जायज से आना चाहिए और चांसेस भी है पूछने के
क्योंकि क्यों ये कैलेंडर जो ब्रिटिश कैलेंडर था, अब आपने ग्रेगोरियन कैलेंडर, मतलब ये दोनों चीजें अलग हैं। तो मैं आपको बता दूं जो ब्रिटिश कैलेंडर था वो जूलियस कैलेंडर जो है, जूलियस कैलेंडर, उसके ऊपर वर्क करता था। तो ब्रिटिश और उसके उपनिवेश इसी कैलेंडर को फॉलो करते थे। जो ब्रिटिश था और ब्रिटिश के उपनिवेश से 1752 से पहले, बिफोर 1752 अगर मैं बात करूं, 1752 से पहले ब्रिटेन और उसके उपनिवेश जो भी थे वो ब्रिटिश कैलेंडर यूज करते थे, जिसको जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं। और इसको जूलियस करके किसी जो वो पारसी थे उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। अब वो 1752 के बाद स्वयं ब्रिटेन जो है और उसके उपनिवेश है उन्होंने ही ग्रेगोरियन कैलेंडर को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब इसको छोड़ दिया। तो भाई हम क्यों इसको लेके चलें? छोड़ा है अगर जिस व्यक्ति ने इसको फॉलो किया था वही व्यक्ति इसको छोड़ दे रहा है, इट मींस इसमें कुछ कमी होगी। तो जी हाँ, इस कैलेंडर के अंदर कमी थी। इसके अंदर कमी क्या थी कि जनरल जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो 365 डे का ईयर बताता है और 366 लीप ईयर में जो वन एक दिन होता है वो ऐड करके उसको बैलेंस कर लेता है और बसंत ऋतु को सटीक लाने की कोशिश की जाती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो था वो लाया इसीलिए गया था कि बसंत ऋतु जो 21 मार्च के आसपास आती है उसके सटीक लाना था। और जो ब्रिटिश कैलेंडर था, जो जूलियस कैलेंडर था, इक्विवेलेंट थे दोनों, एक ही बात है ये, उसमें खामी थी। इसमें 365.25 उसका एक साल आता था, तो जिसकी वजह से ये जो है ना ये बढ़ के 11 डेज का गैप आ जाता था। और जब ग्रेगोरियन कैलेंडर ब्रिटिश और उसके उपनिवेश ने जब इसको ऑफिशियली जब एडॉप्ट किया था तो 11 दिन ही छोड़ दिए गए थे। आपको बता दो ये बहुत बड़ा नहीं, तो फर्क नहीं पड़ता। पर कोई एक सिंपल सी एक भाषा अगर मैं एक लाइन में अगर बोलूं ना, तो ब्रिटिश कैलेंडर से का जो अपडेट वर्जन था, मैं कहूं एक जो त्रुटि जिसको दूर करने के लिए जो आया था ग्रेगोरियन कैलेंडर, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर था। मतलब ब्रिटिश से अच्छा एक मान के चलो कि जो कमियां थी ब्रिटिश कैलेंडर के अंदर उनको दूर करा ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ब्रिटिशर्स और यूएसए बहुत सारी कंट्री जिन्होंने पहले ही 1752 के बाद ही इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर को एक्सेप्ट कर लिया, हम आज तक ब्रिटिश कैलेंडर जो आईपीसी में लिखा है उसी को धोए चले जा रहे हैं। तो इसलिए यहां ग्रेगोरियन कैलेंडर लिख दिया। तो अब मंथ और बर्ड जो ईयर है, अगर ये शब्द आईपीसी में कहीं मिलते हैं तो इनका मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ना उसके अकॉर्डिंग समझा जाएगा, ना कि ब्रिटिश कैलेंडर। नए लॉ में अब ये हो गया। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आई होगी आपको। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी की, यानी जंगम संपत्ति। शुद्ध जो हिंदी में लिखा है वो जंगम संपत्ति है। मूवेबल प्रॉपर्टी जो मूव हो सके, जनरली लोग ऐसे ही बता देते हैं। तो पहली चीज जो मैंने बताया याद करना है, 2 सबसेक्शन 21 के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइन है, जबकि ये आईपीसी के अंदर सेक्शन 21 के अंदर डिफाइन थी। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि जंगम संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी नए लॉ में कहां डिफाइन है, तो 2 सबसेक्शन 21 ऑफ वीएनएस 2023। पुराने लॉ में कहां डिफाइन था, तो 22 ऑफ आईपीसी। ये तो बात हुई कि कहां डिफाइन है। अब इसको समझ लेते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा, मैं जो रेड से लिखता हूं इट मींस ये सब हटा दिया गया है, और ऑब्लिक करके बटे करके अगर लिख रहा हूं उसके आगे ग्रीन से, तो इस मींस इसकी जगह इसको रिप्लेस करा है। अगर कुछ नहीं लिख रहा हूं तो मतलब ये सब हटाया गया है और कुछ ऐड नहीं करा गया। तो मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड, अब पहले वाले लॉ के हिसाब से मैं बताऊं या अभी वाले के लॉ के हिसाब से, तो मैं आप बता रहा हूं अभी वाले लॉ के हिसाब से, इसके बाद बताऊंगा पहले वाले लॉ में क्या था और अब क्या है।
तो मैं बताऊं पहले वाले लॉ में जो मूवेबल प्रॉपर्टी था ना, उसका स्कोप मान लो लिमिटेड था, छोटा गोला था। अब जो नई डेफिनेशन है ना, उसका गोला बहुत बड़ा। कैसे? तो मूवेबल प्रॉपर्टी जंगम संपत्ति का मतलब था, और इसके अंदर शामिल था कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन में पहले की आईपीसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन समझा रहा हूं आपको। कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, हर प्रकार की कॉर्पोरियल संपत्ति। अब कॉर्पोरियल का मतलब क्या है, यहां पे ये समझना बहुत जरूरी है। कॉर्पोरियल का मतलब सिंपल सा है, जिसे हम परसीव कर सके अपने सेंसेस से। महसूस, परसीव मतलब महसूस कर सके अपने सेंसेस से। और हमारे सेंसेस क्या है? जैसे आंखों से देखना, ये हम क्या परसीव कर रहे हैं, ये हमारे सेंस हैं। नाक से सूंघना, कान से सुनना, ये क्या है? हमारे सेंसेस हैं जिनसे हम परसीव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो अपने सेंसेस से महसूस किस चीज को हम कर सके, उस प्रॉपर्टी को कहेंगे कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। तो पुराने लॉ के हिसाब से कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी का ये मतलब, तो इसके अंदर वो सारी कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, हर प्रकार की कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी शामिल थी, एक्सेप्ट लैंड एंड थिंक। किस चीज को छोड़ दें? लैंड और थिंक, मतलब वो जमीन और उन वस्तुओं को, जमीन और उन वस्तुओं को जो अटैच टू द अर्थ। मैं अभी समझाऊंगा इसको एग्जांपल के साथ। एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग अटैच टू द अर्थ, परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ। दो चीजें जंगम संपत्ति में हर प्रकार की कॉर्पोरियल संपत्ति शामिल है, सिवाय जमीन और उन वस्तुओं के जो पृथ्वी से जुड़ी हुई है, या उन चीजों के जो पृथ्वी से जुड़ी किसी चीज से स्थायी रूप से जुड़ी हुई है। समझाता हूं थोड़ा इजी तरीके से। जैसे ये मान लो अर्थ है, तो ये कह रहे एक तो जमीन और थिंग, ये जो है जो अर्थ से जुड़ी है, उसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे। अब जैसे अर्थ से जुड़ा क्या क्या है? जमीन, जैसे आपकी जमीन हो गई, खेत हो गए, ये सब क्या है? अर्थ से जुड़े हुए हैं। और स्वयं जो अर्थ के ऊपर सॉइल होती है, वो भी अर्थ से जुड़ी हुई है। दूसरी बात जो उन्होंने कही, परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ, जो परमानेंटली अर्थ से जुड़ा हुआ। जैसे पेड़ हो गया, मान लो कोई ट्री हो गया, ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ है? पेड़ से। अब मान लो ये घर है, परमानेंटली तो जुड़ा है, अर्थ के ऊपर बना है। अब इसके अंदर कोई फैन लगा हुआ है, तो ये क्या है? अर्थ से जुड़ा है ये, ठीक है। अब इससे फास्टेंड है ये फैन, तो ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे ही मैं बताऊं आपको, इस पेड़ को आपने काट दिया, अर्थ से दूर कर लिया, परमानेंटली फास्टेंड था, जैसे इसको काट लिया आपने, अब ये मूवेबल हो गया। अब यही पंखा अगर शोरूम में रखा है सेल करने के लिए, समझो जो लगा है घर में, वो मूवेबल फैन नहीं है। और यही फैन अगर किसी शोरूम में सेल करने के लिए रखा है, तो उसे मूवेबल कहेंगे, क्योंकि वो जो शोरूम है वो तो अर्थ से फास्टेड है, पर वो जो फैन है ना, वो उससे अटैच नहीं है परमानेंटली। ऐसे ही किसी घर के अंदर दरवाजा लगा हुआ है, अगर वो दरवाजा उस घर के में लगा हुआ है, वो डोर अगर बिल्कुल दीवार से लगा हुआ है, तो उसे हम नहीं कहेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी। पर वही दरवाजा अगर शोरूम बिक रहा है, मतलब वो दीवार के साथ लगा नहीं है, उसको बेचने के लिए रखा हुआ है, टिका के रखा हुआ है उसको, तो उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे। तो जंगम संपत्ति में हर प्रकार की वो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी आती है। कॉर्पोरियल का मतलब मैंने कहा जिसे आप महसूस कर सकें अपने सेंसेस से। अब नए लॉ में जो चीज हटाई गई है, अब नए लॉ के हिसाब से समझा देता हूं, वो कॉर्पोरियल शब्द को इन्होंने डिलीट कर दिया, हटा दिया।
इट मीन्स अब ये कहना चाहते हैं कि जंगम संपत्ति में हर प्रकार की संपत्ति शामिल है। मतलब सिर्फ वही संपत्ति शामिल नहीं है जिसे आप परसीव कर पा रहे हो, इवन वो भी प्रॉपर्टी अब इंक्लूड है जिसे आप परसीव नहीं करते अपने सेंसेस से। मतलब सर्कल कितना बड़ा कर दिया। जो सर्कल छोटा था, एक लिमिटेड जिसे हम परसीव कर पा रहे हैं, उसी को हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे। इन्होंने कहते हैं नहीं जी, नया लॉ बड़ा स्कोप लाता है। मतलब मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ा स्कोप कर दिया है। जैसे मैं तो ये भी कहता हूं कि बहुत सारे आपके कंटेंट हैं जैसे जिन्हें हम महसूस नहीं कर पाते, वो कॉपीराइट किसी ने करा ली है, अब वो भी इसकी डेफिनेशन में फॉल कर जाएंगे। किसी का आइडिया है, अगर उसने उसका पेटेंट ले रखा है और उसको भी मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड कर लिया, तो मूवेबल प्रॉपर्टी आज की अगर उसकी बात करें हम अभी के नए लॉ के हिसाब से, तो हर प्रकार की इसमें संपत्ति शामिल है। सिर्फ दो चीजें छोड़ दो, एक तो वो जो जमीन से जुड़ी हुई हो और उस जमीन से जुड़ी हुई चीज से कोई चीज परमानेंटली जुड़ी हुई हो। अब समझ पा रहे हैं? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये किसी जमीन की सरफेस है, अब इसके ऊपर मान लो ये घर बना हुआ है और इसमें इसकी जो चौखटें लगी हैं, खिड़की लगी हैं, ये लाइट्स लगी हैं, क्या है, परमानेंटली फास्टेड हैं इसके साथ। तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहलाएंगी। जैसे ही इनको निकाल दिया जाएगा, मतलब जैसे ही शोरूम में ये रखी है बेचने के लिए या निकाल के साइड में रखी है, तब ये मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएंगी। पर जब तक लगी है तब तक मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। लैंड एंड थिंग अटैच टू द अर्थ। अब अटैच्ड का मतलब क्या होता है? जो जमीन से जुड़ी हुई हैं चीजें। मैंने जो बताई, कोई भी चीज और जमीन जो अर्थ से जुड़ी है, दी अर्थ से जुड़ी है वो, और ऐसी चीज जो अर्थ से जुड़ी है और उसके साथ फास्टेंस कोई चीज है, परमानेंटली फास्टेंड है, वो चीज। एक सिंपल लाइन में बताऊं तो जंगम संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी में हर प्रकार की संपत्ति शामिल है सिवाय जमीन और उन वस्तुओं के जो पृथ्वी से जुड़ी हुई है। पहली बात, जमीन और उन वस्तुओं के जो पृथ्वी से जुड़ी हुई हैं, या उन चीजों के जो पृथ्वी से जुड़ी किसी चीज से स्थायी रूप से जुड़ी हुई है। जो मैंने आपको बताया था कि घर है, आप घर में एक विंडो लगी हुई है, तो ये क्या है, उस घर के साथ परमानेंटली जुड़ी हुई है। और वो घर किससे फास्टेंड जुड़ा हुआ है? अटैच है अर्थ से। मतलब एक सिंपल सी मैं आपको बताऊं, जैसे कि धरती से करंट ले रहा है घर और घर से करंट ले रही है वो विंडो। अब जैसे उस विंडो का करंट आप खत्म हो जाता है, अगर वो करंट नहीं ले रही है तो फिर आप कह दोगे कि मूवेबल है। और जैसे ही वो करंट ले रही है तब तक आप कहोगे कि मूवेबल नहीं। आई होप आपको मूवेबल प्रॉपर्टी तो अब अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिए कि क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं कि एक फैन है जो घर में लगा हुआ है, क्या वो मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। एक फैन है वो शोरूम में रखा है, क्या वो मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा? कहलाएगा। ऐसे और एग्जांपल हो सकते हैं बहुत सारे। पेड़ है, क्या वो मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। पर जैसे ही उसको काट दिया, जमीन से अलग कर दिया उसको, वो मूवेबल कहलाएगा। ऐसे एक पेड़ है, पेड़ लगा, पेड़ के ऊपर जैसे फल सब लगे हुए, जब तक लगे हैं वो मूवेबल नहीं है। जैसे ही उनको तोड़ के अलग कर लिया वो मूवेबल हो गई। तो ये माइनर सा अंतर जो है ना, इसको आपको समझना है कि कैसे अर्थ से करंट चीज ले रही है, जैसे अर्थ से अलग हुआ मूवेबल हो गया। कुछ भी लैंड एंड थिंक, मतलब चाहे वो लैंड हो या चाहे कोई थिंक हो। नेक्स्ट परिभाषा समझते हैं, डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है वो नंबर की बात करते हैं। नंबर मतलब वचन।
या नंबर का मतलब संख्या नहीं है, नंबर का मतलब यहाँ वचन है। तो पहली चीज 222 2 सबसेक्शन 22 के अंदर नंबर को डिफाइन करा। आईपीसी की बात करें तो सेक्शन 9 के अंदर डिफाइन करा गया। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि नंबर को अब कहां डिफाइन करा गया, यानी वचन को अब डिफाइन कहां करा गया है। तो 2 सबसेक्शन 22 के अंदर डिफाइन करा गया है, बीएनएस के भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत। पुराने लॉ में कहा डिफाइन था, सेक्शन 9 ऑफ आईपीसी। अब वचन नंबर यानी इसका मतलब क्या है तो वो समझ लेते हैं। नंबर का मतलब है अनलेस दी कॉन्ट्ररी अपियर फ्रॉम दी कॉन्टेक्ट, जब तक कि जो कॉन्टेक्स्ट है आपका, जो संदर्भ है, उससे विपरीत अर्थ ना निकले, प्रतिकूल अर्थ ना निकले, तब तक वर्ड का मतलब क्या होगा। वर्ड इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर, देन वर्ड इंपोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर नंबर। मतलब ये कह रहे कि सिंगुलर नंबर है, उसके अंदर प्लूरल नंबर इंक्लूड है, ऐसा समझा जाएगा। जहां प्लूरल नंबर कहीं है उसके अंदर इंक्लूड सिंगुलर नंबर समझा जाएगा। थोड़ा सा अटपटा आपको लग रहा होगा। ऐसे शब्द जो एक वचन का संकेत करते हैं वे बहुवचन को भी शामिल करते हैं, और ऐसे शब्द जो बहुवचन का संकेत करते हैं वे एक वचन को भी शामिल करते हैं। मैं आपको समझाऊं, जैसे एग्जाम्पल के साथ समझाऊं। जैसे ये कहता है कि मान लो मैन लिखा हुआ है, तो मैन का मतलब जब तक कि कॉन्टेक्ट में स्पेसिफिक नहीं किया जाएगा कि मैन का मतलब क्या है, तब तक मैन का मतलब इसके अंदर मेंस भी है, प्लूरल्स भी है। समझ पाए आप। ऐसे ही अगर कहीं मेंस लिखा है तो जब तक कॉन्टेनरी अपेयर फॉर दी कॉन्टेक्ट ना हो, जब तक स्पेसिफाई ना कर दिया गया कि यहाँ पे मेंस मेंस का मतलब क्या है, कितने लोग हैं, तब तक आप इसको एक मैन की तरह भी समझेंगे। सिर्फ इतनी सी बात ये कहती है। मतलब जो सिंगुलर है तो आप समझे, मान के चलो उसको, हमारा जो ये नंबर की डेफिनेशन वो यही कहती है कि उसके अंदर प्लूरल भी इंक्लूड है, मतलब वो एक से ज्यादा भी लोग हो सकते हैं। ऐसे ही प्लूरल अगर कहीं पे है लिखा हुआ है, प्लूरल शब्द कोई यूज हो रहा है, तो उसका मतलब सिंगुलर भी समझा जाएगा। सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन है नंबर की, और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। सिर्फ पूछ सकता है कि नंबर अब कहां डिफाइन है, बस। और मैंने आपको समझा ही दिया ये कि मतलब क्या है इसका। सिंगुलर के अंतर्गत प्लूरल भी इंक्लूड है, और प्लूरल के अंतर्गत सिंगुलर भी इंक्लूड है। आई होप आपको नंबर और की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब जो हम डेफिनेशन की बात करेंगे वो बात करेंगे ऑथ, शपथ। तो जनरली आपको कोर्ट में देखने को मिल जाती है कि जी ऑथ ले लीजिए, गवाही से पहले कहते हैं ऑथ ले लीजिए। और भी जगह ऑथ ली जाती है, किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने भी ऑथ ली जाती है। अब वो पहली चीज जो मैं बताता हूं आपको, 2 सबसेक्शन 23 के अंदर, 2 सबसेक्शन 23 और बीएनएस 2023 के अंतर्गत अब हमें शपथ ऑथ की डेफिनेशन देखने को मिलती है, जो कि आईपीसी की सेक्शन 51 में देखने को मिलती थी। सिर्फ एक शब्द है जो चेंज हुआ है, वो है कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसकी जगह नए लॉ में कोर्ट वर्ड यूज कर, क्योंकि कोर्ट ऑफ जस्टिस हमने डेफिनेशन से भी हटा दिया, हमने वहां पे भी कोर्ट का ही मतलब बताया, और कुछ भी चेंज नहीं है। कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो डेफिनेशन थी वही कोर्ट की डेफिनेशन है, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। शब्द कोर्ट ऑफ जस्टिस की जगह हमने कोर्ट लिख दिया, बस। क्योंकि कोर्ट ऑफ जस्टिस हमारे यहाँ होता ही नहीं है, हमारे यहाँ कोर्ट होता तो हमने कोर्ट लिख दिया। अब ऑथ की डेफिनेशन समझ लेते हैं। ऑथ इंक्लूड अ सॉलेम अफर्मेशन, सॉलेमन अफर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है, यानी गंभीर प्रतिज्ञा। गंभीर प्रतिज्ञा जैसे भीष्म पितामह ने ले ली मान लो, तो कोई ऐसी गंभीर प्रतिज्ञा जो सब्स्टिट्यूटेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा प्रतिस्थापित की गई है फॉर एन ऑथ, ऑथ के लिए।
कोई एक अफर्मेशन मतलब एक घोषणा, प्रतिज्ञा, कोई गंभीर घोषणा है, अफर्मेशन आपकी, जिसे सब्स्टिट्यूट किया गया है लॉ के द्वारा, सब्स्टिट्यूट मतलब प्रतिस्थापित किया गया है लॉ के द्वारा, किसके लिए, ऑथ के लिए, और साथ में किसके लिए, एनी डिक्लेरेशन रिक्वायर और अथोराइज्ड बाय लॉ, एनी डिक्लेरेशन रिक्वायर और अथोराइज्ड बाय लॉ टू बी मेड बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट और टू बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ प्रूफ। ऐसी जो प्रतिज्ञा है, जो गंभीर प्रतिज्ञा है, जिसको प्रतिस्थापित किया गया है लॉ के द्वारा ऑथ के लिए, और साथ ही ऐसी डिक्लेरेशन रिक्वायर है, अथोराइज है लॉ के द्वारा, किस काम के लिए, कि उसे पब्लिक सर्वेंट के सामने बनाया जाए और उसका जो पर्पज होना चाहिए वो प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो कोर्ट में हो या ना हो। उसे कोर्ट में भी यूज किया जा सकता है, कोर्ट में भी ना यूज किया जा सकता। इतनी सी बात की डेफिनेशन है। शपथ में एक शपथ के स्थान पर कानून द्वारा प्रतिस्थापित एक गंभीर घोषणा और कोई भी घोषणा शामिल है जिसे कानून द्वारा सार्वजनिक कर्मचारी के समक्ष की जाने या प्रमाण के उद्देश्य से प्रयुक्त होने के लिए आवश्यक या अधिकृत किया गया हो, चाहे वह न्यायालय या अदालत में हो या ना। एग्जाम्पल से मैं समझाऊं अगर आपको, तो ये कहना चाहते हैं कि ऑथ की डेफिनेशन क्या है। तो ऑथ को क्या मतलब, एक जो कोई गंभीर प्रतिज्ञा लेता है अपने, मतलब जो भी आप गंभीर प्रतिज्ञा क्या अपने ईश्वर को मान के जो शपथ लेते हैं लोग, उसको एक एज एन ऑथ लॉ के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। और वो करा किस लिए गया है, डिक्लेरेशन के लिए, कि कोई डिक्लेयर करे, या जिसको डिक्लेरेशन उसकी रिक्वायर है ऐसी कि वो ऐसा डिक्लेरेशन करे। जैसे गवाही देने से पहले व्यक्ति कहता है कि जो भी मैं कहूंगा सच कहूंगा, मैं अपने ईश्वर को साक्षी मान के ऐसी शपथ लेता हूं कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो ऐसी डिक्लेरेशन क्या है, लॉ के द्वारा रिक्वायर है ऑन ऑथ एक्ट के द्वारा। जो ऑथ एक्ट है उसके अंदर बताई गई है कि ऐसी डिक्लेरेशन क्यों रिक्वायर है। ऐसा लॉ के द्वारा अथोराइज करा गया है उसको कि वो इस तरह की डिक्लेरेशन, जो इस तरह के लिए जो उसे अथोराइज करा गया है, वो इस तरह की जो सॉलेम अफर्मेशन है उसकी अपनी ऑथ को किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने बनाए दे, पब्लिक सर्वेंट के सामने, या उसका जो पर्पज है वो प्रूफ के तौर पे उसे यूज किया जाए। अब ये ऐसी जो प्रक्रिया है ऑथ की, हो सकती है कोर्ट के सामने हो और हो सकती है कोर्ट के सामने ना भी हो, दोनों बात हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी ऑथ है जो कोर्ट के सामने नहीं होती है। आप सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक एफिडेविट बोलते हैं आप ऑथ करा लो, तो वो जो है ना वो डिक्लेरेशन रिक्वायर है लॉ के द्वारा कि ऐसा आपको करना ही पड़ेगा, तभी वो एफिडेविट कोर्ट के अंदर चलेगा, अदरवाइज चलेगा नहीं। ऐसे ही मान लो गवाही देनी, तो गवाही के टाइम पे ऐसी डिक्लेरेशन की मैं ऐसी शपथ लेता हूं अपने ईश्वर को, जिस भी हम ईश्वर को मानते हैं उस ईश्वर की मैं शपथ लेता हूं कि मैं जो भी कहूंगा इस कोर्ट रूम में सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो ऐसी जो ये है ये रिक्वायर है लॉ के द्वारा कि ऐसी आपको जो अफर्मेशन है वो कहां पे देनी है। अगर इस तरह की अफर्मेशन कहीं भी रिक्वायर है, अथोराइज है किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने और किसी प्रूफ के लिए, चाहे वो फिर कोर्ट हो या कोई और जगह हो, तो उसे हम ऑथ कहेंगे। बस इतनी सी बात है। आई होप आपको ऑथ आज अच्छे से समझ आ गई, जो कोई नहीं समझाता है इसको। थैंक यू सो मच एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक होती है ऑलरेडी। इसके अलावा भी आप जाके टेलीग्राम पर ये क्यूआर कोड मेरा यूज करके भी जा सकते हैं, और आप लीगल गाइड 360 अगर टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तब भी आपको मेरा चैनल इजीली मिल जाएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, समझ आता तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर हाजिर होऊंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।